हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के सीटेट के पेपर को। और ये जो पेपर है ये हम लोगों का पेपर 2 है, यानी कि जूनियर लेवल का पेपर है। और इसमें जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक 6 अंकों वाली संख्या 75y077 संख्या 11 से विभाजित है। ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य है, तब 2y+3 का मान क्या होगा। यानी ये y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब हम लोग 2y+3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। जब भी 11 से विभाज्य का नियम बोला जाएगा तो जो हमारे विषम अंक पर जितने भी अंक हैं और जो हमारे सम स्थानों पर जितने भी अंक हैं उन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने पे 11 से विभाज्य है तो हमारी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर क्या है, हमें y दिया गया है। हम लोग पहले संख्या लिख लेते हैं। 7 है, 5 है, y है, 0 है, 7 है और 7 है। अब जो इसमें विषम अंक है, विषम स्थानों पर है, जैसे 7, फिर ये y, फिर ये 7, इन तीनों को जोड़ना है। बाकी हमारा जो 5, 0 और 7 ये हमारा सम अंक पे है, इनको हमें ऐड करना है। तो हम लोग ऐड कर देते हैं। 7 + y + 7 हो जाएगा और इधर हमारा 5 + 0 + 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 7 7 14 + y और ये हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि 7 5 12 और माइनस का 12 हो जाएगा। 14 में से 12 गया तो 2 बचा, 2 + y। अब हमें y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 2 जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो जाए, क्योंकि 11 से विभाजित होने के लिए हमारा ये जो यहाँ पे संख्या है वो 11 से विभाजित होनी चाहिए। यानी अगर हम लोग y की वैल्यू y की जगह पर हम लोग अगर 9 रख दें तो 9 और 2 11 हो जाएगा और 11 जो है 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये जो y की वैल्यू है यहाँ पर हमारी संख्या 9 आएगी। अब जब हमें y की वैल्यू 9 पता चल गई तो हमको निकालनी है 2y+3 की वैल्यू। तो 2 × y की वैल्यू है 9 + 3, तो 9 दूनी 18 और 18 और 3 21। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे विषम पे हैं 7 है, y है और 7 है, इनको हम लोगों ने ऐड किया तो ये हमारा 7 7 14 + y आ गया। बाकी 5, 0 और 7 को हम लोगों ने ऐड किया तो ये हमारा आ गया 12। 14 + y - 12 किया तो हमारा 2 + y आ गया। अब y की हमें ऐसी वैल्यू रखनी थी कि 2 में जोड़ने पर 11 से विभाजित हो जाए। तो 9 हमें ऐसी संख्या मिल रही थी, 9 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 11 से पूरी तरह विभाजित होता है, यानी कि y की वैल्यू हमको पता चल गई 9। जब y की वैल्यू 9 पता चल गई तो हम लोग इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। हम लोगों ने y की जगह 9 रखा। 2 × 9 + 3 यानी 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू दी है, x बराबर 4/7 दिया है, y की वैल्यू दी है -11/15। x + y का व्युत्क्रम निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू 4/7 और प्लस -11/15। x + y सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो अब ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4/7 -11/15। 15 और 7 का एलसीएम हमारा होता है 105, आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। तो 15 और 7 का एलसीएम 105 आएगा, तो ये हो जाएगा 15 × 60 और 11 × 7 77। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17/105। ये हमारी जो वैल्यू आई है x + y की वैल्यू आई है, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू x + y का व्युत्क्रम। यानी जो हमारी वैल्यू आई है इसका व्युत्क्रम चाहिए, तो x इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा -17/105 का -105/17 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने x + y निकाल लिया। जब हमें x + y की वैल्यू पता चल गई, अब इसका व्युत्क्रम निकालना था, यानी हर को हम लोग अंश में चेंज कर देंगे और अंश को हर में चेंज कर देंगे। हमारा आंसर हो गया 105/17 और माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों से कह रहा है संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है। तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल ले या फिर आप लोग भाग विधि से निकाल ले। हम लोग यहाँ पर भाग विधि से निकालेंगे, क्योंकि भाग विधि से आप लोग आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। बाकी आप लोगों को जो इजी लगे उससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है 450, इसको लेंगे तो 450 लेंगे। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 675 को। जो इससे बड़ी संख्या है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो ये 450 हो जाएगा। 5 में से 0 गया 5,
7 में से 5 गया 2 और 6 में से 4 गया 2। अब 225 से ये जो संख्या है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 450, तो 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, यानी पूरा पूरा चला गया। अब ये जो 225 आई है संख्या, इससे हम लोग जो बची हुई संख्या है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 225 से हम लोग डिवाइड करेंगे जो हमारी संख्या तीसरी बची हुई है 825 को। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में कितना हो जाता है, ये 675 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये आ जाएगा 150। अब ये जो शेषफल आया है इससे हम लोग इस संख्या को डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 2 5, तो ये 1 बार में जाएगा तो ये 150 हो जाएगा। तो 5 12 में से 7 गया 5, 12 में से 5 गया 7, तो 75 से 150 को डिवाइड करेंगे तो 75 दूनी 150 होता है। यानी कि यहां पर जो हम लोगों का HCF आ गया वो 75 हो गया, क्योंकि ये जो संख्या होती है यही हमारा HCF होती है। तो HCF हमको पता चल गया इस क्वेश्चन का 75 हो गया। जब हम लोगों ने HCF निकाल लिया, अब हम लोग LCM भी निकाल सकते हैं। LCM निकालने के लिए वही हम लोगों का पुराना तरीका है, 450 और 825 और 675। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। आप लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे संख्या छोटी हो जाएंगी और हम लोगों को आसानी रहेगी। तो 5 में 45 90 हो गया। 5 से 825 को डिवाइड करेंगे तो ये 165 हो जाएगा। 5 से 675 को डिवाइड करेंगे तो 135 हो जाएगा। अभी भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 18 पंचे 90 हो जाएगा। 165 को डिवाइड करेंगे तो 33 हो जाएगा। 135 को डिवाइड करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 छाक 18 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर 11 से कर देंगे तो हमारा 1 1 और 1 हो जाएगा। यानी अब एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 11, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम जो है, अब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमारी आएगी वो 14,850 आएगी। तो एलसीएम हम लोगों को पता चल गया 14,850 है। अब हम लोगों को इसका अंतर निकालना था, तो हम लोग आसानी से इसका अंतर निकाल सकते हैं। 14,850 हमारा एलसीएम है, एचसीएफ हमारा 75 है। इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा 14,775 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 14,850 में से 75 माइनस कर देने से हम लोगों को 14,775 मिल गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो सिंपल सा है, आप लोग इसको HCF निकाल सकते हैं गुणनखंडविध से भी, और चाहे तो आप लोग भागविध से निकाल सकते हो, जो आप लोगों को इजी लगे। उसके बाद एलसीएम निकालना है, दोनों को हमें माइनस कर देना है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें दिया है -3/4 की घात 3/4। तो एक हम लोगों ने घातांक में रूल पढ़ा है, a की घात m की घात n होता है, तो a की घात m n हो जाता है। ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो यहाँ पर यही रूल हमारा लग जाएगा, -3/4 है और ये जो घात है इसी फॉर्म में लिखी हुई है, ये जो हमारा रूल है इसी फॉर्म में ये घात लिखी हुई है, यानी इसकी घात -3/4 की घात 12 हो जाएगा। अब जब भी माइनस का चिन्ह होता है और संख्या में घात होती है, यानी अगर हम लोग मान ले -a की घात कोई भी सम संख्या है, तो ये माइनस का चिन्ह जो है हट जाता है। जब माइनस का चिन्ह हटेगा तो 3/4 बचेगा और 3/4 की घात 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब -3/4 होगा और घात हमारी जब भी सम होगी, माइनस का चिन्ह हो और घात सम है, तो हमारा जो आंसर है हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर घात हमारी विषम होगी तो हमारा जो आंसर है हमेशा जो है निगेटिव आएगा। यहाँ पर हमारी जो घात है वो हमारी सम में है, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा। और ये जो रूल होता है a की घात m की घात n बराबर a की घात mn, इस रूल को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, तो 3/4 की घात 12 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है हमको सिंप्लीफाई करना है। ये 1/2 सही 2/3 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें इसको जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी ये जो हमारा लिखा हुआ है 1/8/3 प्लस ये 5 या 15 और 1 16, यानी ये लिखा हुआ है 1/16/5, फिर प्लस ये हमारा ऐसे ही है तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब
ये जब भी हम लोग जानते हैं जब भाग का चिन्ह होता है हम लोग भाग का चिन्ह हटाते हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं और इसको पलट देते हैं। जो हमारा अंश में है वो हर में चेंज कर देते हैं, जो हर में है वो अंश में। इसी तरीके से सेम हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे और 5/16 कर देंगे। सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 9/2 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हमारा 5/16 हो जाएगा और ये हमारा 9/2 हो जाएगा। 8, 16 और 2 का एलसीएम 16 होता है। आप लोग एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर 16 ऐसी संख्या है जो सभी से जिससे हम लोग सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 5 और 2 8 16 और 9 8 72 हो जाएगा। तो 72 5 77 और 77 6 83। तो 83/16 हो जाएगा। अब 83/16 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग भाग करेंगे तो 1.58 करके आएगा समथिंग। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है। साधारण भिन्न के बाद चेंज करने के बाद ये जो भाग का चिन्ह है इसको आप लोगों को हटाना है और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है और इसको आपको पलट देना है। जो 8/3 है ये 3/8 हो जाएगा, 16/5 5/16 हो जाएगा, 2/9 9/2 हो जाएगा। फिर इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारा 16 आ गया। जब इसको सॉल्व करा तो हमारा 83/16 हो गया। 83/16 का मतलब हो गया 5.18 लगभग में। तो हमारा एक आंसर इससे मैच कर रहा था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये एक्स वाई जेड 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस प्रकार x² + 2xy + y² = 100, y² + 2yz + z² = 256 और x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx = 400। तो yz - zx की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे x² + 2xy + y² जो है x + y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि x + y का होल स्क्वायर होता है x² + y² + 2xy। यही चीज हमारी ये लिखी हुई है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बराबर 100। अब इधर स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इधर हमारा अंडर रूट में हो जाएगा √100। तो ये हमारा हो जाएगा x + y = 10। सेम इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे y² + 2yz + z², ये हमारा y + z की फॉर्म में लिखा हुआ है, y + z का होल स्क्वायर बराबर 256। तो सेम प्रोसेस यहां पर रहेगी। ये हमारा √256 हो जाएगा। √256 का मतलब होता है 16। तो y + z की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16। और ये जो फार्मूला होता है ये हमारा फार्मूला होता है x + y + z का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर होता है। a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और इसी फॉर्म में हम लोगों की जो ये x² + y² + z² जो है इसी फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, यानी कि ये a + b + c है। तो हम लोग कह सकते हैं x + y + z का होल स्क्वायर लिखा है और इधर हमारा है 400। तो ये जो है सेम अब वही प्रोसेस, इधर हमारा स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, √400 हो जाएगा। √400 का मतलब हो जाएगा 20, यानी x + y + z की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 20 आ जाएगी। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, yz - zx की वैल्यू चाहिए। तो yz - zx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये जो x + y + z है, सॉरी x + y = 10 है, y + z = 16 है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो x + y = 10 और y + z = 16, इन दोनों को ऐड करते हैं तो x हमारा ऐसे ही रहेगा, z हमारा ऐसे ही रहेगा और y मिलकर 2y बन जाएंगे। 10 और 16 26 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं x + y + z। तो x + y + z माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग एक तरीका ये भी कर सकते थे कि हम लोगों को यहाँ x + y की वैल्यू 10 पता थी, तो x + y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 + z = 20। तो z बराबर हो जाएगा 20 - 10। तो z की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 10। इसको आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ से आप लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। x + y की वैल्यू पता थी, हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। इसी तरीके से y + z की वैल्यू पता है 16, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे x + y + z की जगह हो जाएगा 16 = 20। तो x बराबर हो जाएगा 20 - 16 और 20 - 16 का मतलब होता है 4, यानी x की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। अब इसी तरीके से जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, z की पता चल गई, अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि z की अगर 10 है तो z की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 10 रख दें तो ये हो जाएगा y + 10 = 16। तो y बराबर हो जाएगा 16 - 10, यानी कि हो जाएगा 6।
तो y की वैल्यू हमें 6 पता चल गई, x की वैल्यू हमें 4 पता चल गई और z की वैल्यू 10 पता चल गई। अब हमसे किसी भी चीज की वैल्यू पूछी जाएगी हम लोग निकाल सकते हैं। पूछी जा रही है हम लोगों से yz माइनस x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो y की वैल्यू 6 गुणे z की वैल्यू 10 आई है तो 10 माइनस x की वैल्यू हमारी 4 आई है तो 4, 10 छक्का 60 माइनस 4, 60 माइनस 4 होता है 56, यानी हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या था, आप लोगों को फार्मूले दिख रहे होंगे, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो x प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 10। ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर 256 था, तो y प्लस जेड की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 16। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 400 था, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली यहाँ से 20। अब जब ये वैल्यूज हमको पता चल गई, तो ये जो वैल्यू x प्लस वाई की थी, इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया x प्लस वाई की जगह यहाँ पर हम लोगों ने, तो हम लोगों ने z की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू हमारी 10 आ गई। फिर हम लोगों ने y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो हमारी x की वैल्यू 4 आ गई। जब x और z की वैल्यू आ गई तो हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू हमारी 6 आ गई। जब हम लोगों ने इसको x y z की वैल्यू पता चल गई तो हम yz माइनस x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे, जो कि हमारी हो गई 56। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण 2x माइनस 7/2 बराबर माइनस 4.5 के हल से संतुष्ट होगी। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 7 बराबर माइनस 4.5 गुणे 2, तो माइनस 4.5 गुणे 2 हो जाता है माइनस 9, 2x माइनस 7। अब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 7, क्योंकि इधर माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2, 2x बराबर माइनस 2, तो x बराबर माइनस 1। जब x की वैल्यू हमें माइनस 1 पता चल गई, अब ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं किसमें हमारी x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, ये चीज हम लोगों को बतानी है। अगर पहला ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है, 4x बराबर माइनस 1/2, यानी x बराबर ये 4 हमारा नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 गुणे 4 यानी माइनस 1/8, जबकि हमें वैल्यू चाहिए थी माइनस 1। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग रखते हैं 2x प्लस 3 बराबर माइनस 1, तो 2x बराबर माइनस 1, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, 2x बराबर, तो x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस 2, क्योंकि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। यहां से भी हम लोगों का आंसर नहीं आया। थर्ड हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 3x प्लस 2 बराबर माइनस 1, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस 3, तो x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 1, यानी कि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है और हमारा जो क्वेश्चन है उससे भी हमारी x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों को x की वैल्यू निकाल लेनी है। दूसरा आप लोग ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग माइनस 1 वैल्यू रखें तो ये माइनस 4 हो जाएगा बराबर माइनस 1/2, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप लोग माइनस 1 की वैल्यू रख के देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस 1 की वैल्यू रख के देख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे आप लोग ऑप्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ऑप्शंस आपके हैं नहीं, इजिली आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री में 84 मशीन की आवश्यकता है। वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 84 मशीनों की आवश्यकता है, कह रहा है 126 दिन में निर्मित करने के लिए, तो 84 गुणे 126 कर देंगे बराबर, अब कह रहा है 108 दिन में निर्मित करने के लिए, तो 108 दिन में हो जाएगा। कह रहा है कि कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग मान लेते हैं x मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब 84 दिन में कर रहा है तो मशीनें हैं 84 मशीनें हैं, तो काम हो रहा है 126 दिन में। जब 108 दिन है हम लोगों ने मान लिया मशीनों की संख्या हमारी x होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84 गुणे 126 बटे 108 बराबर हो जाएगा x, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 × 72, 12 से तो 84, 12 नीमा 108, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 × 9 बचा 3, 9 × 36, तो x बराबर आ जाएगा 98। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 98 पता चल गई, अब पहले क्या था, यहाँ पर हमारी जो मशीनों की संख्या थी 84 मशीनों की आवश्यकता हो रही थी, अब कितनी मशीनों की आवश्यकता हो रही, 98 मशीनों की आवश्यकता हो रही, यानी कि ज्यादा मशीनों की आवश्यकता हो रही। कितनी ज्यादा है, अब 98 की हो रही, पहले हो रही थी 84 की, तो 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यानी 14 अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 84 मशीन 126 दिन, इसी तरीके से 108 दिन
और x मशीन हम लोगों ने मान ली, x की वैल्यू निकाल ली, 98 मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब पहले पड़ रही थी 84 मशीनों की आवश्यकता, अब पड़ रही है 98 की, तो कितने अधिक पड़ रही है, हम लोगों ने 98 में से 84 माइनस कर दिया, 14 हम लोगों का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला है, इसमें हम लोगों को गुणनखंड करना है। तो इसमें गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे यहाँ xy, यहाँ xy, यहाँ xy, यानी xy कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर 4, यहाँ 24, यहाँ 64, यानी 4 भी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 4xy हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो अंदर हमारा बचा y² प्लस 6y माइनस 16 अपॉन नीचे हमारा जो है यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ 16 है, यानी नीचे हमारा 2x कॉमन हो सकता है। तो ये y हो गया, ये हमारा 8 हो गया। अब x से x कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 2 ने 4 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर हमारा बचा 2y ब्रैकेट में y² प्लस 6y माइनस 16 और नीचे हमारा बचा y प्लस 8। अब हम लोग इसके गुणनखंड कर देंगे। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ये हमारा जो गुणनखंड होगा अंदर 2y, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, y², 6y को हम लोग तोड़ देंगे 8y माइनस 2y में माइनस 16, क्योंकि अगर आप लोग 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और माइनस 2 की, तो माइनस 16 आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, यानी 8 माइनस 2 में हम लोगों ने तोड़ दिया, नीचे हमारा y प्लस 8 रहा। अब यहां पर हमारा कॉमन हो जाएगा, इधर हम लोग लिख लेते हैं 2y ब्रैकेट में, पहले हमारा y कॉमन हो जाएगा, तो हमारा यहां से बचेगा y और यहां पर हमारा जो है 8y में से बचेगा हमारा y प्लस 8। इसी तरीके से यहां से -2 कॉमन करेंगे तो इधर भी हमारा y प्लस 8 बचेगा, नीचे हमारा y प्लस 8 है ही। अब हम लोग ऊपर y प्लस 8 यहां भी है, y प्लस 8 यहां भी है, यानी y प्लस 8 कॉमन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने y प्लस 8 कॉमन कर लिया, तो हमारा बचा इधर y माइनस 2, नीचे हमारा है y प्लस 8। अब y प्लस 8 से y प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया 2y ब्रैकेट में y माइनस 2, यानी कि हम लोग देख सकते हैं किस आंसर में हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर देखा कि ये 4x, यहां पर 24xy, यहां पर xy कॉमन है, यहां xy है, यहां xy है, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये हो जाएगा, 4 से ये भी हो जाएगा, यानी 4xy कॉमन कर लिया। इसी तरीके से x यहां है, x यहां है और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 2x हमारा कॉमन हो गया। ऊपर हमारा y² प्लस 6y माइनस 16 बचा, नीचे हमारा y प्लस 8 बचा। इसको हम लोगों ने तोड़ दिया 8 माइनस 2 में, सॉल्व किया तो ऊपर हमारा बन गया 2y ब्रैकेट में y प्लस 8 y माइनस 2, नीचे y प्लस 8, तो y प्लस 8 से y प्लस 8 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 2y ब्रैकेट में y माइनस 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यंजकों 5x माइनस 7y प्लस 2, 3y माइनस 4x प्लस 2xy, 2x माइनस 3xy माइनस 5 के योग में से xy और xy के गुणांक क्रमशः p q r हैं, तो p प्लस क्यू माइनस आर, यानी 5x माइनस 7y प्लस 2 प्लस 3y माइनस 4x प्लस 2xy प्लस 2x माइनस 3xy माइनस 5, क्योंकि योग कह रहा है तो हम लोगों ने सबको जोड़ दिया। अब ये हमारा 5x, अब हम लोग देखेंगे कहां पर है, ये हमारा माइनस 4x और ये हमारा प्लस का 2x, तो ये हमारे इतने x हैं, तो प्लस 5 प्लस 2 जुड़ गया 7 हो गया, और ये 7 में से माइनस 4 बचा, तो हमारा 3x बचा। अब इसी तरीके से अब हम लोग y वाले देखेंगे, ये माइनस 7y प्लस 3y और बाकी तो हमारा है नहीं कहीं पर y, तो माइनस 7 प्लस 3 यानी हमारा बचेगा माइनस 4y। फिर अब हम लोग xy वाले देखेंगे, प्लस का 2xy माइनस का 3xy, यानी माइनस 3 प्लस 2, तो हमारा बचेगा माइनस, और xy तो xy, ये प्लस 2, ये माइनस 5, यानी 5 में से 2 जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। तो हमारी जो जोड़ने पर हमारा आया 5x माइनस 3x माइनस 4y माइनस xy माइनस 3। अब हमसे कह रहा है p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या होगी। तो जो x का गुणांक है ये p है, ये q है और ये r है, तो हमें निकालना है p प्लस क्यू माइनस आर। तो ये है 3 प्लस माइनस 4 माइनस, और r की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर -1, क्योंकि p जो है वो 3 हो गया, q जो है -4 हो गया, r जो है यहाँ कुछ नहीं है तो -1 हो गया। तो ये हो गया 3 - 4 प्लस 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 यानी कि कैंसिल हो जाएगा, 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने सबको ऐड कर दिया, x वाले पद आपस में जोड़ दिया, ये x और ये x, फिर y वाले ये y हमारा 2 जगह था, फिर हम लोगों ने xy वाले पद ये 2xy और -3xy को जोड़ दिया।
अब p इसका गुणांक था तो x का गुणांक क्या है 3, यानी p की वैल्यू 3 हो गई। y का गुणांक 4 है, 4 क्या है q है, तो q की वैल्यू -4 हो गई क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ था। इसी तरीके से यहां पर कुछ नहीं था तो -1 मान लिया, तो r की वैल्यू हमारी -1 हो गई। p प्लस q प्लस -r निकालना था, p की वैल्यू रख दी प्लस q, -4 थी q की वैल्यू -4 और r की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो 4 - 4 यानी कि 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी बहुफलक के शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्याएं क्रमशः 10x, 15 और तब 3x - 8 का क्या मान होगा। तो एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था यूलर का फॉर्मूला, उसी का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। यूलर ने फॉर्मूला दिया था f + v - e = 2। यहां पर f क्या है, हमारे फलक हैं, v हमारे शीर्ष हैं और e हमारा जो है वो किनारे हैं। तो फलक हमें कितने दिए गए हैं, फलक यहां पर आप लोग देख सकते हैं x दिए गए हैं, तो फलक जो है हमारा x हो जाएगा। फिर v जो है हमारे शीर्ष है, शीर्षों की संख्या कितनी है 10 है, तो x + 10 हो जाएगा, माइनस जो किनारे हैं वो हमारे 15 है तो बराबर 2। तो x - 5 = 2, तो x = 2 + 5, तो x बराबर हो जाएगा 7, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी 3x - 8 की, तो 3 × 7 - 8, 7 या 21 - 8, तो 21 में से 8 जाएगा 13 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए f + v - e का, तभी आप लोग इस जो क्वेश्चन है इसको लगा पाएंगे, क्योंकि f जो है यहां पर हम लोगों को दिए गए हैं शीर्ष, फलक और किनारे। तो f जो होता है हमारा फलक होता है, v जो है हमारा शीर्ष होते हैं और e हमारा जो है किनारे होते हैं। सारी चीजें हमको पता थी, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, यहां पर वैल्यू को पुट कर दिया, x जो हमारा जो आंसर है 13 हम लोगों को आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने से बने तिर्यक के एक ही और दो अंतःकोण का अनुपात 2 और 7 है, यदि इनमें से बड़ा कोण y है तो 3y - 40 का मान क्या होगा। तो जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, मान लो एक ये समांतर रेखा ये इस टाइप से है और एक तिर्यक रेखा द्वारा इस तरीके से प्रतिच्छेदित होती हैं। अब कह रहा है कि उस तिर्यक रेखा के एक ही और दो अंतःकोण, तो एक ये जो हमारा हो जाएगा कोण और एक ये हमारा हो जाएगा, एक ही और कह रहा है तो ये दो हमारे एक ही और अंतःकोण हो जाएंगे। अब जब भी तिर्यक रेखा के द्वारा एक ही और अंतःकोण की बात की जाती है, मान लो अगर ये x है ये y है, तो इन दोनों का जो योगफल होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पर दी है, जो अनुपात है वो 2 और 7 है, यानी हम लोग मान सकते हैं एक कोण 2x है, एक कोण 7x है। अब दोनों का टोटल हम लोगों का कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं। तो ये 9x = 180 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 20 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 20 आ जाएगी तो हम लोग इस कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 × 20 = 40, 7 × 20 = 140। तो यहां से हम लोगों को अब दोनों कोण पता चल गए। अब कह रहा है इनमें से बड़ा कोण y है, यानी बड़ा जो कोण है 140 है, इसकी वैल्यू y है, तो 3y - 40 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 × 140 - 40, तो 14 थिया 42, 420 - 40 यानी 380 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या था, हम लोगों को एक नियम पता होना चाहिए, जब भी दो समांतर रेखाएं होंगी, मान लो इस तरीके से एक समांतर रेखा है, फिर दूसरी समांतर रेखा हमारी ये है और एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होगी जब भी इस तरीके से, तो ये जो हमारा एक अंतःकोण होगा और ये जो अंतःकोण होगा, क्योंकि कह रहा एक ही तरफ के हो इसलिए ये दो हमारे एक ही तरफ के अंतःकोण होंगे, तो इनका और इनका जो योगफल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। सेम यही चीज का हम लोगों को यहाँ पे यूज करना था, हम लोगों ने यूज किया, हमारा आंसर आ गया 380 डिग्री। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज PQR की भुजा QR को एक बिंदु S तक बढ़ाया जाता है तथा भुजा PR पर लंब एक किरण RT इस प्रकार खींची जाती है कि TRS एक न्यून कोण हो। तो त्रिभुज एक हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज PQR है, तो त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर PQR। अब कह रहा है हम लोग नाम दे देते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। अब कह रहा है QR को एक बिंदु S तक बढ़ाया जाता है। अब QR ये जो है इसको हम लोग बढ़ा देंगे कहाँ तक, एक बिंदु S तक, तो इसको हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं S। अब कह रहा है कि भुजा PR पर लंब, जो हमारी PR है इस पर लंब एक किरण RT इस प्रकार खींची जाती है कि TRS एक न्यून कोण हो। तो लंब किरण खींचनी है RT, तो हम लोग कुछ इस तरीके से हमारी जो खींचेगी वो RT इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि भुजा PR पर लंब एक किरण RT, तो PR पर लंब यानी कि ये जो है कोण 90 डिग्री का होगा और RT इस प्रकार है कि TRS एक न्यून कोण हो, ये हमारा न्यून कोण होगा। तो सिंपली हमारा ये न्यून कोण हो गया।
अब पी क्यू आर का अनुपात दिया है 3 2 1, यानी ये हम लोग कोण मान लेते हैं 3x है, ये कोण मान लेते हैं 2x है, और ये कोण मान लेते हैं x है। तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है, हमको बतानी है TRS की वैल्यू बतानी है। तो TRS की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज के किसी तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक हमारा कोण 3x, एक कोण हमारा 2x, एक कोण हमारा x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 180। तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6x बराबर 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो x की जब वैल्यू 30 पता चल गई तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x यानी 3 गुणे 30 यानी कि 90। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 2 गुणे 30 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 60, और इसकी वैल्यू भी हम लोग पता चल गई 30 है। यानी ये वाला कोण हमारा 90 है, ये 60 है, और ये 30 है। अब हम लोग जानते हैं कोई भी अगर ऋजुरेखा है, इस तरीके से मान लो कोई भी ऋजुरेखा है, उस पर कोई भी इस तरीके से अगर कोण बनता है तो इस कोण की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ऋज कोण जिसे हम लोग कहते हैं, तो 180 डिग्री होती है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा कोण है इसकी वैल्यू भी हमारी 180 डिग्री होगी। अब इसमें ये वाला कोण 30 है, ये इतना जो कोण है ये 90 है, और ये कोण हमको निकालना है, यानी कि 30 प्लस 90, और इस कोण को अगर हम लोग मान लें z, तो ये 30 प्लस 90 प्लस z बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोण हमारा 180 होता है ये पूरा कोण, और इसमें ये वाला कोण हमारा 30 है, ये कोण हमारा 90 है। तो 30 और 90 और ये हमने मान लिया z, यानी इन तीनों का योगफल जो है 180 के बराबर हो जाएगा। तो 120 प्लस z बराबर 180। तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। तो 180 में से 120 जाएगा तो 60 बचेगा, यानी z की वैल्यू 60 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यून कोण कह रहा था, हमारी 90 से कम वैल्यू आई है, 60 डिग्री है। तो केवल इसमें आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। जब x की वैल्यू पता चल गई तो ये कोण हमें पता चल गया 90, ये हमें पता चल गया 60, ये हमें पता चल गया 30। अब कोई भी ऋज कोण है वो 180 डिग्री का होता है। अब ये पूरा हमारा जो है ऋज कोण, ये हमारा पूरा 180 के बराबर होगा। इसमें से ये हमारा 30 है, इतना हमारा 90 है, तो 90 और 30 120 हो गया। ये वाला हमने मान लिया z है, तो 90 प्लस 30 प्लस z बराबर 180 के बराबर रख दिया। z की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण AOB 70, कोण DAC 32, तो कोण DBCY है, तो 2y प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें हमें ये A है, ये मान लिया, ये B है, ये C है, और ये D है। अब इनके जो विकर्ण हैं, अब विकर्ण हम लोग खींच लेते हैं। एक हमारा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा विकर्ण हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे दो विकर्ण हो गए और ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं O पर। अब कोण AOB ये हम लोगों को दिया है 70 डिग्री। कोण DAC दिया है हम लोगों को 32 डिग्री। कोण DAC यानी ये वाला कोण हमारा है 32। कोण DBCY है। कोण DB और C यानी ये वाला जो कोण है ये हमको y दिया है। तो 2y प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारा जब 32 है और ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, यानी कि हमारा जो AB है ये समांतर है हमारा CD के। जब AB समांतर है CD के तो जो हमारा ये वाला कोण है, कोण जो हम लोग कह सकते हैं कोण DAO, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से, एकांतर अंतःकोण से, कोण ACB के। क्योंकि ये हमारा 32, ये हमारा कोण जो ACB है ये हमारा एकांतर अंतःकोण बन जाएंगे। तो ये हमारा 32 है, तो कोण ACB की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 32 डिग्री। तो ये 32 हो गया। अब अभी हम लोगों ने बात की थी जो ऋज कोण होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। ये हमारा कोण है ये 180 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से ये टोटल हमारा 180 होगा ये वाला कोण, और इसमें हमें ये वाला पार्ट 70 पता है, ये वाला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 110, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। अब ये त्रिभुज हमारा बन गया त्रिभुज BOC। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो एक कोण हमारा 110, एक कोण हमारा 32, एक कोण हमारा y, और तीनों का योगफल 180। तो ये हो जाएगा 3 1 4 1 142 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस 142। तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3, यानी 38 डिग्री y की जो वैल्यू है वो 38 डिग्री हमें पता चल जाएगी। अब y की वैल्यू 38 डिग्री पता चल गई, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, 2y प्लस 15 की।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2y प्लस 15 की वैल्यू चाहिए, यानी 2 गुणे 38 प्लस 15, तो 38 दूनी होता है 76 प्लस 15, 76 और 15 होता है हमारा 91 के बराबर, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना था ए बी और सी डी समांतर हैं। जब ए बी और सी डी समांतर हैं तो जो हमारा कोण ये वाला है, ये 32 डिग्री कोण सी ए डी, और ये हमारा बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा। अब रिजकोण जो पूरा होता है ये 180 डिग्री होता है। इसमें हमें इतना पार्ट 70 पता है तो इतना पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। 70 माइनस किया तो 110 आ गया। अब त्रिभुज BOC, तो BOC का में हमें y की वैल्यू निकालनी थी तो BOC का प्रयोग किया। तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है तो y की वैल्यू हमने 38 निकाल ली। जब y की 38 पता चल गई तो 2y प्लस 15 की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा कर्ण के अतिरिक्त की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है, और इसमें से हमको एक भुजा जो है कर्ण के अतिरिक्त की लंबाई 18 सेंटीमीटर दी है। तो हम लोग मान लेते हैं एक भुजा हमारी हो गई x, एक भुजा हमारी हो गई y, और एक भुजा हमारी हो गई 18, क्योंकि एक हमको 18 दी गई है। अब इन तीनों का योगफल हमारा हो गया 72 के बराबर, क्योंकि एक भुजा हमारी x हो गई, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, एक x, एक y और एक 18 हमको दे रखी है। तो हम लोग निकाल सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 72 माइनस 18, तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया तो बचा 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 54 पता चल गई। जब x प्लस वाई की वैल्यू 54 पता चल गई, हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 54 माइनस x हो गई। अब हमारी एक भुजा हो गई x, एक भुजा हो गई 18 और तीसरी भुजा हमारी क्या हो गई 54 माइनस x हो गई। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा यहां पे हो जाएगा 54 माइनस x, क्योंकि हमसे कह रहा है कि जो कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा है उसकी लंबाई 18 है। तो कर्ण हम लोगों ने मान लिया 54 माइनस x है, आधार हम लोगों ने मान लिया x है, तो x का स्क्वायर 54 माइनस x का स्क्वायर, और इधर हमारा हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो 54 माइनस x, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो a का स्क्वायर यानी 54 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे 54 गुणे x बराबर x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर यानी 324। अब 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो 54 का स्क्वायर हमारा होता है 2916 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 गुणे 54 करेंगे तो 108x हो जाएगा, बराबर हमारा x स्क्वायर प्लस 324। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2916। जो हमारे संख्याएं हैं एक साइड कर लेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस 324 हो जाएगा, बराबर 108x हो जाएगा। 2916 में से हम लोग जब 324 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2592 बराबर 108x। तो x बराबर हो जाएगा 2592 बटे 108। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x को जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू जब हमें 24 पता चल गई और एक वैल्यू हमें 18 पता थी, तीसरी वैल्यू हमारी 54 माइनस 24 हो गई, यानी 54 माइनस 24 हमारा हो जाता है 30। तो एक जब हमारी वैल्यू 30 हो गई, एक वैल्यू 24 हो गई और एक 18 हो गई। अब हमको क्या चाहिए है, यहां पर हमको चाहिए है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहां पर हम लोग लिख देते हैं a बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहां पर क्या हो जाएगा, आधार या तो 24 होगा या 18 होगा, क्योंकि ये तो हमारा कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, इसको तो हम लोग छोड़ देंगे। तो कोई भी हम लोग आधार या ऊंचाई मान सकते हैं जिसको आप लोगों का मन हो। तो ये 24 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 नेम 18। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो 24 गुणे 9 यानी 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या है, त्रिभुज के जो समकोण त्रिभुज का परिमाप हमें 72 सेंटीमीटर दे रखा है, उसकी एक भुजा जो कर्ण के अतिरिक्त है कि लंबाई 18 सेंटीमीटर है, यानी या तो ये आधार है या ये ऊंचाई है। तो बाकी अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल त्रिभुज का परिमाप होता है। एक भुजा हमने मान ली x है, एक मान ली y है, एक हमें पता थी 18 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली 54।
तो चूंकि ये दो पद हो जा रहे थे हमारे x और y, इसलिए हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल के 54 - x तीसरी भुजा निकाल ली। अब हमारी एक भुजा x हो गई, एक 18 हो गई, एक 54 - x हो गई। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, इसका यूज किया तो हमारे यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 24। जब x की वैल्यू 24 आ गई, अब एक वैल्यू हमारी 24 हो गई, एक 18 हो गई और एक हमारी 30 हो गई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, कर्ण का यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने 24 और 18 को लेना था। इसको लिया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर स्थित है। तो इसको आप लोगों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है फिगर के माध्यम से। जैसे एक आप लोगों का ये समांतर चतुर्भुज हो गया, अब इसका आधार क्या हो गया, ये वाला आधार हो गया। हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं ABCD। ये तो इस समांतर चतुर्भुज का जो आधार हो गया वो AB हो गया और इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अगर समान आधार पर स्थित है क्या, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, यानी जो त्रिभुज है वो भी इसी पर स्थित है। तो त्रिभुज कैसे बनेगा हमारा, ये एक इस तरीके से और दूसरे हम लोग इस तरीके से खींच देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज। क्योंकि ये हमारा समान आधार है तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे 50 सेंटीमीटर इसका भी आधार है, इसका भी आधार है, समान आधार हो गया। अब क्षेत्रफल में बराबर है, यानी इसका जो एरिया है A1 मान ले और इसका जो एरिया है A2 मान ले, ये दोनों जो है बराबर हैं। अब त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई 14 और 48 है, यानी ये 14 है, ये 48 है और ये हमारी 50 है। तो हमें जो समांतर चतुर्भुज है इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता होती हैं तो हमारे एक फार्मूले का यूज होता है, जो कि हमारा फार्मूला होता है √S S - A S - B और S - C, जहां पर S क्या होता है A + B + C बटे 2। तो यहां पर A हमारा हम लोग मान ले 14, 48 और 50, 14 + 48 + 50 बटे 2। तो 14, 48 और 50 को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, ये 48 4 52 10 62 62 और 50 जब हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 62 + 50 बटे 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 5 11 बटे 2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 56 आ जाएगा। तो S की वैल्यू हम लोग निकाल ली, 56 आ गई। सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं, S की वैल्यू होती है A + B + C बटे 2। तीनों भुजाओं को रखा, ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 56 हम लोगों का जो S की वैल्यू है वो पता चल गई। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हम लोगों ने माना था A2, तो A2 क्या हो जाएगा √S S - A S - B S - C। तो S क्या है 56, S - A यानी 56 - A की वैल्यू क्या मानी थी 14, 56 - B की वैल्यू क्या मानी थी 48, S - C की वैल्यू क्या मानी थी 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56 में से 14 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56 में से 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 56 में से 48 गया 8, 56 में से 50 गया 6। अब या तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करके फिर वर्गमूल निकाल लो, या फिर आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है कि इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ दें। तो तोड़ेंगे कैसे, ये हमारा हो जाएगा 8 7 56, ये हो जाएगा 7 6 42, ये 8 गुणे 6। अब हम लोग देखेंगे ये 8 का एक पेयर बन गया, 2 होगा यानी वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। ये 7 का पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया यानी एक पेयर बन गया, यानी 7 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 6 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी 8 गुणे 7 गुणे 6 हम लोगों का जो क्षेत्रफल है A2 ये हमको पता चल गया। अब कह रहा था कि जो समांतर चतुर्भुज की जो आधार है वो 50 सेंटीमीटर है और दोनों का क्षेत्रफल हमारा बराबर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, A1 हम लोगों ने माना था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमें पता था 50, ऊंचाई हमें पता नहीं तो h मान लिया। अब दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं A1 बराबर A2 अगर है तो A1 की वैल्यू है 50 गुणे h बराबर A2 की वैल्यू हमारी आई है 8 गुणे 7 गुणे 6। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे 50। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 चौकू 8, तो ये हमारा बचा 25। तो ये हमारा बचा 6 चौक 24 गुणे 7 बटे 25। गुणा कर देंगे 7 चौकू 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 बटे 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसमें आपको समझने वाली बात केवल फिगर थी। अगर आप लोग फिगर समझ गए कि इसका जो आधार है सेम है, जो समांतर चतुर्भुज का है वही हमारा त्रिभुज का है, तो इन दोनों का आप लोग AB देखेंगे तो आधार हमारा सेम है।
अब ये 14 पता थी एक भुजा, एक 48 पता थी, एक 50 पता थी, तो तीनों का एक फार्मूला होता है एरिया का √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू A प्लस B प्लस C बटे 2 होती है, तो S की वैल्यू हमारी आ गई 56। जब S की वैल्यू 56 पता चल गई तो हम लोगों ने एरिया इजीली निकाल लिया। यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि अभी हमें इक्वल रखना है, तो इक्वल रखे हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। तो समांतर चतुर्भुज के फार्मूले का यूज किया, आधार गुणे ऊंचाई होता है क्षेत्रफल, तो 50 गुणे H होता है, दोनों को इक्वल रख दिया, सॉल्व किया तो 168/25 हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाकार डिब्बे में 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर है, तो उस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब आसन्न फलक है, सबसे पहले आप लोग आसन्न फलक को समझिए। आसन्न फलक क्या है, जैसे अगर मान लो L, B और H है, तो तीन आसन्न फलकों की बात हो रही है, तो 120 जो है ये एक आसन्न फलक जो है हमारा L इंटू बी होता है क्षेत्रफल, और दूसरे आसन्न फलक का क्षेत्रफल B इंटू एच हो जाएगा, और तीसरे का H इंटू एल हो जाएगा। अब तीनों की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 120, 60 और 72। अब हमको डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब हम लोग इस वैल्यू को रख सकते हैं, L इंटू बी यानी 120 प्लस B इंटू एच यानी कि 60 प्लस H इंटू एल यानी कि 72। तो ये हमारा 2 हो गया, 6 2 8 7 15 हो गया, 1 1 2 हो गया, गुणे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 5 दूनी 10 और 2 दूना 4 1 5, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जो हमारा जब भी आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया होगा तो जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 ब्रैकेट में सभी आसन्न फलकों के क्षेत्रफल का योग। अगर हम लोग मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। या फिर आप लोग सीधे कॉन्सेप्ट को समझ लें, ये हमारा LB है एक क्षेत्रफल, एक हमारा BH है और एक हमारा HL है। फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB इंटू BH इंटू HL, सारी वैल्यूज को पुट करके हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तब ना तो एक बादशाह और ना ही एक काला कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी हम लोग ताश की गड्डी की बात करेंगे तो ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, आप सभी को पता होगा, जिसमें आपके 26 काले होते हैं और 26 आप लोगों के लाल होते हैं। तो काले कह रहा है तो काले तो हमारे पूरे लेने हैं, हमें 26 लेने हैं। और क्या कह रहा है इसके साथ, ना तो एक बादशाह और ना ही एक काला कार्ड। तो बादशाह की बात की जाए तो टोटल कितने हमारे बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, जिसमें हमारे 2 लाल बादशाह होते हैं और 2 काले बादशाह होते हैं। जब हमने 26 पूरे ले लिए यानी काले वाले दोनों बादशाह ले लिए, अब हमारे लाल वाले बच्चे यानी 26 प्लस 2 तो हमारा हो गया 28। तो ये हमारे हो गए काले और बादशाह, यानी जो कह रहा है कि एक बादशाह और एक काला कार्ड। तो इसके जो टोटल काले कार्ड हमारे 26 हो गए, 2 हमारे बादशाह हो गए और 2 हमारे काले कार्ड में बादशाह शामिल हैं, इसलिए हमने इनको अलग से नहीं लिखा। तो 26 और 2 हमारे 28 टोटल कार्ड हो गए। इस तरीके से टोटल होते हैं 52 और 28 हमारे संभावनाएं बन रही हैं, यानी कि जो हमारी संभावना बनी वो 28/52 बनी। अब कह रहा है तब ना तो एक बादशाह और ना ही एक काला कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता। ये तो हमारी प्रायिकता हो गई प्राप्त करने की प्रायिकता, लेकिन हमसे कह रहे हैं ना प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि हम लोगों ने बात की थी एक में से माइनस कर देते हैं जब भी हम लोगों से ना की बात की जाएगी। तो 52 माइनस 28/52 हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24/52 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये हमारा 26 हो जाएगा, फिर से कट जाएगा 2 छंग 12 13, तो 6/13 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें आप लोगों को केवल एक समझने वाली बात है कि जो भी हमारे टोटल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, 26 आप लोगों के लाल पत्ते होते हैं, 26 आप लोगों के काले पत्ते होते हैं। अब लाल पत्तों में हमें काले सभी लेने थे, तो इसलिए हमारे इसमें जो है बादशाह पहले से ही शामिल थे, क्योंकि जो हमारे 4 टोटल बादशाह होते हैं, 2 काले होते हैं और 2 लाल होते हैं। 26 हमने टोटल लिए तो 2 बादशाह पहले से थे, लाल के बादशाह में लेने थे तो 2 और हो गए, यानी 28 टोटल हो गए पत्ते। अब प्राप्त होने की प्रायिकता हम लोगों ने निकाल ली, 28/52 हो गई। ना प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी थी तो 1 में से 28/52 माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 6/13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षणों 29 x+1, 33 44 x+3 x+6 और 46 का माध्य 39 है। तो माध्य जो हमारा होता है, माध्य की अगर बात की जाए, माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारा माध्य होता है। तो हमको माध्य कितना दे रखा है,
39 दे रखा है। पदों का योग कितना हो जाएगा, तो 29 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 33 प्लस 44 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 46 अपॉन, अब पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 39 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर हम लोग इनको जोड़ देंगे। 39 1 33 44 3 6 और 46 को जोड़ने पे हमें मिल जाएगा 162। और ये हमारा x और इसके अलावा हमारा ये एक x ये यानी 3x। तो 39 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 और 7 की 963 और 6 18 और 6 24 यानी 963 हो जाएगा और 7 21 और 6 27 यानी ये 273 हो जाएगा बराबर 162 प्लस 3x। तो 3x बराबर हो जाएगा 273 माइनस 162, माइनस करेंगे 273 में से 162 तो आ जाएगा 111। तो 3x बराबर 111 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 111/3 यानी कि आ जाएगा 37। तो x की वैल्यू 37 पता चल गई। अब जब x की वैल्यू हमें 37 पता चल गई तो हमारे प्रेक्षण क्या हो जाएंगे, इधर हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। एक हो जाएगा 29, अगला क्या हो जाएगा, ये हमारी जो वैल्यू आई है 37 आई है, 37 और 1 38 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला 33 44, फिर x प्लस 3 था यानी 37 प्लस 3 तो 40 हो गया, फिर x प्लस 6 था यानी 37 प्लस 6 तो हमारा 43 हो गया। फिर हमारा अगला क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब हमें इनका माध्यक यानी कि माध्यिका निकालनी है, तो अब हम लोग इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में 29 आएगा पहले, फिर 33 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर उसके बाद हम लोगों का 40 आएगा, फिर हमारा 43 आएगा, फिर हमारा 44 आएगा और फिर हमारा 46 आएगा। 7 1 2 3 4 5 6 7 सातों संख्या हम लोगों ने निकली। क्योंकि हमारी जो पदों की संख्या थी वो हमारी विषम है, तो विषम में हम लोगों ने बात की थी जो माध्यिका का फार्मूला होता है m का, वो होता है n+1/2वां पद। तो n+1 यानी 7 + 1, क्योंकि पदों की संख्या 7 है तो 7 + 1/2वां पद, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि चौथा पद, 4वां पद। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा यानी 40 हमारा चौथा पद जो है वो 40 हो जाएगा और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि ये जो हम लोगों ने लिखे हैं आरोही क्रम में इस तरीके से लिखे हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हमारा चौथा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा पद हमारा माध्यिका हो गया, यानी 40 हमारी इस क्वेश्चन की माध्यिका हो जाएगी। तो सिंपल सा 2 फार्मूले आपको यूज करने थे। माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, और माध्यिका निकालने के लिए जब भी पदों की संख्या विषम होगी तो n+1/2वां पद का यूज करेंगे। तो n+1/2वां पद यानी कि 40 इस क्वेश्चन की माध्यिका हो गई। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के 28 जनवरी के पेपर में पूछे गए थे, पेपर 2 में, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।